नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की जो वीडियो हम लोग देख रहे थे उसमें कल राष्ट्रपति तक हो चुका था और इसके बाद आज राज्यसभा का पोर्शन देखते हैं और जितना भी राज्यसभा और उसके आगे का जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ये बात पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। 12 सदस्यों को नामित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पास कोई कार्य रहता नहीं है। तो ये जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जब कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था तो 2016 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक या उसके अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 30 वर्ष है। प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कौन सा सदन है। तो राज्यसभा का सदन है। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, तो ये राज्य मंडी परिषद में आया था और अभी 2 दिन पहले जो मंडी परिषद का पेपर हुआ था उसमें फिर यही सवाल आया था। तो यह गैर विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तो धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होती। तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। राज्यों की परिषद पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन है यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को 14 दिन अधिकतम और इसके बाद वो लोकसभा को वापस लौटाएगी। ठीक है, धन विधेयक के मामले में है ये, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ कम होती हैं लोकसभा की अपेक्षा। तो वो 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है राज्यसभा धन विधेयक को, बाकी उसे फिर लोकसभा को लौटा देना है। और अगर वो नहीं भी लौटाती है तो अपने आप स्वतः लौटा हुआ माना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि होती है 6 वर्ष। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं और नियम के मुताबिक जो कोरम होता है वो तभी पूरा होगा जब उसका 1/10 या जो कार्यवाही होगी। कोरम का मतलब कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सदस्यगण, तो वो उतने तभी होंगे जब 1/10 सदस्य उपस्थित हो किसी सदन के 1/10। तो चूँकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं तो इसका 1/10 जो है 25 होता है। तो 25 सदस्य जो है अगर होंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा या बैठक के लिए सदस्यों की इतनी संख्या कम से कम होनी चाहिए। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किया जाता है राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के मुताबिक राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये राज्यसभा की संरचना इतनी है।
राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान नहीं करते हैं, ये जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, वही बात है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। मतलब वेतन और लाभ में दोनों बराबर हैं। एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। इकतीस सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 253 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। पहली बार सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहें। वह सदस्य थे राज्यसभा के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा या आप संसद के सदस्य हैं और आप विधायिका के सदस्य हैं तो लगातार 60 बैठकें जो होती हैं, अगर आप 60 बैठकों में बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं तो आप जो है अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वह सभा जिसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा, क्योंकि जो इनके सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे असम से। सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद के रूप में आसीन थी। तो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष थी और उस समय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे। तो उनके समय पर यह विवाद उभरा था और उन्होंने अयोग्य ठहरा दिया था। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों पर आधार पर अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, और ये तब का था जब ये सवाल पूछा गया 2011 में। लेकिन अब जो है वर्तमान में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 31 सीटें हैं, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, राज्यसभा की दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व तो पुदुचेरी का है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अनुंडेल। तो राज्यसभा और जो राज्य हैं उनमें कितना प्रतिनिधित्व है? तो राजस्थान का 10 है, गुजरात में 11 सदस्य चुने जाते हैं, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। ये बहुत पूछता है। ठीक है, इसके बाद असम में भी 7 है, तो पंजाब और असम दोनों में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं जो राज्यों के मामले में सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश में 31 है। हिमाचल प्रदेश राज्यों के मामले में काफ़ी कम है, सबसे कम नहीं है। कई राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है या दूसरे हैं, उनमें 1-1 सीट भी है। छत्तीसगढ़ में 5 सीट हैं, झारखंड में 6 सीट हैं, तेलंगाना में 7 सीट हैं, उत्तराखंड में 3 सीट हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। तेलंगाना में भी 7 हैं, पंजाब में भी 7 हैं और असम में भी 7 हैं। पंजाब का तो कई बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देख लेते हैं।
तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक शीर्षक में भाषण दिया था। तो ये संसद में संविधान सभा से भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो 50 सदस्य चाहिए होते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा का कुल 15%। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से बाद में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था। तो वीपी सिंह ने 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की अवधि कितनी थी? तो 2 हफ्ते की। 96 में जब पहली बार बने थे तो करीब ये पहली बार 2 हफ्ते के लिए बने थे, फिर शायद ये 11 महीने के लिए बने थे, फिर इन्होंने पूरी 5 साल सरकार चलाई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने 3 बार ली है। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, वह किस राजनीतिक दल के थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। और इसको कंफ्यूज करेगा वही कि गृह मंत्रालय है कि वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर भारतीय संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो अनुच्छेद 75(3) में। भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 78 में। भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। तो रक्षा मंत्री। पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय सर्वाधिक आयु किसकी थी? मतलब सबसे उम्रदराज पीएम कौन रहे थे? तो मोरारजी देसाई। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन में प्रधानमंत्री रहा होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको पद से हटाया जाता है? तो एक तो राष्ट्रपति हो गए, दूसरे जज हो गए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं सीएजी, उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। तो प्रक्रिया वही होती है, ठीक है, सब जगह प्रक्रिया शब्द का उल्लेख है। महाभियोग शब्द का सीधे से उल्लेख केवल राष्ट्रपति के मामले में है और उसकी जैसी प्रक्रिया का उल्लेख बाकी अन्य के मामले में है, जो भी जजेस हैं और सीएजी हैं। जो सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे तो जवाहरलाल नेहरू। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो गुलजारी लाल नंदा। वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा, दूसरी बार बने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया। तो संघीय शासन की। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए तीसरी अनुसूची में। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक थे जगजीवन राम, ठीक है। और जब भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। कितने दिनों के भीतर? तो करीब 6 महीने के भीतर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वाराणसी का। तो वाराणसी को वर्तमान में ये तीसरी बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 3rd टाइम रिप्रेजेंटेशन है। 14 से 19, 19 से 24 और 24 से फिर अभी ये वर्तमान का चल रहा है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह प्रधानमंत्री जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ तो नरेंद्र मोदी, ठीक है।
और बाकी इससे पहले जितने भी थे मनमोहन सिंह तक, वो सब जो है भारत की आज़ादी से पहले पैदा हुए थे। CSIR, ठीक है, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री मोदी इसका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे जल्दी। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के बाद एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। 1975 में आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों के निर्देशन व समन्वयक होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते संधि ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले वह मंत्रालय को उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है, तो विदेश मंत्रालय होता है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। वह प्रधानमंत्री जिसकी पहली बार लोकसभा को भंग किया था, जिन्होंने, तो इंदिरा गांधी। कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु तो लिखी नहीं है। प्रधानमंत्री बनता वही है जो संसद का सदस्य होता है, और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। तो न्यूनतम जब लोकसभा की 25 वर्ष है, तो कोई भी जो 25 वर्ष वाला भी अगर सांसद बनता है, तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष इसमें सही होगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने बाद, और या वो किसी सदन का सदस्य बन जाए। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, चंद्रशेखर थे। 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग नहीं है, तकनीक शिक्षा विभाग। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है बजट। ठीक है, तो बजट शब्द की चर्चा नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर आर्थिक विवरण शब्द की चर्चा है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, उसकी चर्चा है। ठीक है, बजट शब्द की चर्चा नहीं है। हम जनरल भाषा में इसको बजट बोलते हैं कि बजट पेश हुआ। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया गया। तो गुलजारी लाल नंदा थे, इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये एक से अधिक समयांतर के बाद भी सुशोभित किया इन्होंने, मतलब पहले बने, फिर बीच में नहीं बने, फिर बने। प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था, तो हिंटन ने। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था 1963 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहले जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तभी कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद जब उनकी भी मृत्यु हो गई, तो फिर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की पहली प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, ये पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 1967 से 69 तक। फिर संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव।
वह स्थायी समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है। तो याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यापक परामर्शदात्री समिति। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया, तो रामनंदन समिति। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति होती है, तो लोक लेखा समिति, ठीक है, पीएसी बोलते हैं। तो इसका जो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं 20 होते हैं, ठीक है, और इसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। वह केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव, वह केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, एक मंत्री के खिलाफ नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव। संसद के अधिकार एवं विशेषाधिकार जिसकी समितियों और सदस्यों की अभिरक्षक है पीठासीन अधिकारी। एक बात और है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार को जो है त्यागपत्र देना पड़ जाता है। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। यह मामला किसमें कहा गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में ये बात कही गई थी। उसी बाद में मतलब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी जिसको मूल संरचना कहा जाता है कि संविधान की अपनी एक मूल संरचना है और कोई भी व्यक्ति, संस्था, सरकार इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती इसमें मूल संरचना में। तो 1973 में ये बात कही गई थी, ठीक है। और मूल संरचना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम समय समय पर इस बात को व्याख्यायित करते रहेंगे कि मूल संरचना में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि ये एक बार में बताने वाली चीज नहीं है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जो कार्यक्रम थे, उन्मूलन कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम, जो भू कानून थे, वो सब डाले गए थे। प्रथम संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, यही बात थी। वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ, तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, इसके कारण पहला संशोधन हुआ था और इसमें आरक्षण की भी बात थी, भूमि सुधार कानून थे और भी कई चीजें थी। भारतीय संविधान में संशोधित करने की पद्धतियां हैं, 3 तरह की पद्धतियां हैं, ठीक है, संशोधन करने के लिए। अनुच्छेद 368 के तहत है, ठीक है, और साधारण तरीके से भी हो सकता है और विशेष तरीके से भी। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा से 7, तो टोटल 22 सदस्य। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, इसी को सीएजी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को, उसका जो है उसकी समीक्षा या संवीक्षा यही मतलब लोक लेखा समिति या पीएसी जिसे बोलते हैं वो करती है। विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं 15। सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के सदस्य के अध्यक्ष कौन है, तो शशि थरूर हैं। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, अधिक अनुदान जब चाहिए होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य, और ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। संसद के लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है
स्थगन प्रस्ताव को। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है और जो मंत्रिपरिषद रखती है वो विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भ संघीय बजट से है। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति देता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। वह समिति जिसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है तो लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है। तो बाकी का आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग।